बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे। जैसा कि स्टूडेंट्स आप जानते हैं कि हमने यूनिट 4 स्टार्ट किया हुआ है, सेल बायोलॉजी यानी सेल्स और टिश्यूज़ नाम है इस यूनिट का। इसमें हमने सेल के बारे में पढ़ा, सेल डिस्कवर कैसे हुआ, सेल को देखने वाले इंस्ट्रूमेंट्स यानी माइक्रोस्कोप के बारे में पढ़ा। उसके बाद हमने सेल के पार्ट्स यानी सेल के ऑर्गेनेलीज स्टार्ट किए हुए हैं। हमने सेल वॉल पढ़ा, सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन पढ़ा, साइटोस्केलेटन, न्यूक्लियस, राइबोसोम्स। आज हमने 3 और ऑर्गेनेलीज पढ़ने हैं जो कि हैं प्लास्टिड्स, माइटोकॉन्ड्रिया एंड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। प्लास्टिड्स, माइटोकॉन्ड्रिया एंड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सबसे पहले हम प्लास्टिड पढ़ते हैं क्योंकि ये एक इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। फिर हमने माइटोकॉन्ड्रिया शॉर्ट के तौर पर आएगा और ER यानी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को शॉर्ट में ER भी कहते हैं, शॉर्ट फॉर्म। तो ये भी क्या है, शॉर्ट क्वेश्चन इसके बन के आते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं प्लास्टिड्स क्या हैं। प्लास्टिड्स स्टूडेंट्स डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज हैं, यानी प्लास्टिड 2 मेम्ब्रेन्स के गिर्द लिपटे होते हैं। इनके गिर्द 2 मेम्ब्रेन्स होती हैं। प्लास्टिड का स्ट्रक्चर और उसका फंक्शन बाद में देखते हैं। सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि प्लास्टिड्स ऑर्गेनेली जो हैं किन सेल्स में होते हैं। ये प्लांट और प्लांट की तरह के ऑर्गेनिज्म यानी अल्जी, सिंगुलर अल्गा, प्लूरल अल्जी में मौजूद होते हैं। यानी प्लांट्स के सेल्स में प्लास्टिड्स होंगे, अल्जी के सेल्स में प्लास्टिड्स होते हैं। ये एनिमल सेल में, एनिमल्स के सेल्स में ये प्लास्टिड्स नहीं होते। तो अब इसका हम स्ट्रक्चर देख लेते हैं प्लास्टिड्स का और फिर उसके बाद उसका फंक्शन देखते हैं। प्लास्टिड्स जो हैं मैंने आपको बताया डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेलीज हैं, डबल मेम्ब्रेन है, इनके गिर्द 2 मेम्ब्रेन्स हैं। अच्छा, प्लास्टिड्स 3 तरह के हैं। टाइप्स इसकी देखते हैं। क्लोरोप्लास्ट, सेकंड क्या है क्रोमोप्लास्ट, और थर्ड है ल्यूकोप्लास्ट। प्लास्टिड्स की 3 टाइप्स हैं, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट एंड ल्यूकोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट के फंक्शंस भी डिफरेंट हैं क्योंकि इनका स्ट्रक्चर डिफरेंट है। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे क्लोरोप्लास्ट क्योंकि ये इंपॉर्टेंट ऑर्गेनेली है और इसका फंक्शन भी प्लांट और अल्जी के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये जो फिगर बनाई गई है, ये जो फिगर बनाई है मैंने, ये दरअसल किसकी है, क्लोरोप्लास्ट की है। ये फिगर किसकी है, क्लोरोप्लास्ट की। अब क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर क्या है, मैंने जिस तरह इस वीडियो के स्टार्ट में आपको बताया था कि ये डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेली है प्लास्टिड, तो जाहिर सी बात है क्लोरोप्लास्ट उसकी टाइप है, तो क्लोरोप्लास्ट भी डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेली है, यानी इसके गिर्द 2 मेम्ब्रेन हैं। एक मेम्ब्रेन बाहर की तरफ है जिसे आउटर मेम्ब्रेन कहते हैं, जो कि स्मूथ होती है, हमवार होती है, प्लेन होती है, यानी इसके जो सरफेस है वो ना कहीं से ऊपर होगी, ना कहीं से नीचे होगी, ना कहीं से उभरी हुई होगी, ना कहीं से दबी हुई होगी, बिल्कुल प्लेन होते हैं ये। लेकिन जो इसकी दूसरी मेम्ब्रेन है जिसे हम इनर मेम्ब्रेन कहते हैं, उसके अंदर कुछ कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स होते हैं। लेकिन ये आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन बताने के बाद
मैं आपको थोड़ा सा ये बता दूं कि ये डाइसेक्ट करके दिखाया गया है। जिस तरह मैंने न्यूक्लियस में आपको बताया था कि न्यूक्लियस को अगर हम समझें, उसे हम कंसिडर कर लेते हैं कि बिल्कुल ये राउंड शेप का है, गोल शक्ल का, जिस तरह एक बॉल होती है। तो बॉल के अंदर आप तब तक नहीं देख सकते जब तक आप उस बॉल को थोड़ा सा डाइसेक्ट ना कर लें, उसका थोड़ा सा पीस कट ना कर लें, फिर ही आपको पता चलेगा कि इस बॉल के अंदर क्या है। इसी तरह ये जो प्लास्टिड्स हैं, इनको यहाँ से क्या किया गया है, डाइसेक्ट किया गया है, यानी क्लोरोप्लास्ट को यहाँ से डाइसेक्ट किया गया है और फिर हमें उसके अंदर का स्ट्रक्चर माइक्रोस्कोप की मदद से नजर आ रहा है। तो हम स्ट्रक्चर देख रहे थे इसका, क्लोरोप्लास्ट का, बाहर वाली मेम्ब्रेन को आउटर मेम्ब्रेन और अंदर वाली मेम्ब्रेन को इनर मेम्ब्रेन कहा जाता है। अब इनर मेम्ब्रेन के अंदर, अंदर वाली मेम्ब्रेन के अंदर एक मुख्तलिफ स्ट्रक्चर्स होते हैं, वो डिस्कस कर लेते हैं। अंदर वाली मेम्ब्रेन यानी इनर मेम्ब्रेन के अंदर सैक लाइक स्ट्रक्चर, थैली नुमा स्ट्रक्चर, बॉल अंदर से खाली होती है, बर्तन अंदर से खाली होता है, आप उसके अंदर फूड रखते हैं, कंटेनर फूड रखते हैं, या इसके अलावा उस बर्तन में आप पानी जूस वगैरह भर कर रख लेते हैं। इसी तरह जो थाइलाकॉइड है ये क्या सैक लाइक है, सैक है, सैक मीन थैली है, अंदर से इसके अंदर हॉलो खाली जगह मौजूद है। और ये किसकी तरह का स्ट्रक्चर है, कोइन की तरह का, ठीक है, कोइन यानी सिक्के की तरह का स्ट्रक्चर है। ये देखें, ऐसे स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं, थाइलाकॉइड्स। लेकिन ये थाइलाकॉइड्स क्लोरोप्लास्ट के अंदर अलग नहीं होते, बल्कि ये ग्रुप बनाते हैं, एक दूसरे के ऊपर अटैच होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये एक थाइलाकॉइड है तो इसके ऊपर दूसरा होगा, इसके ऊपर फिर तीसरा होगा, चौथा होगा, पांचवा होगा। इन ढेर को, थाइलाकॉइड के स्टैक को क्या कहा जाता है, ग्रेनम कहा जाता है, या इसे ग्रेना भी कहा जाता है। यानी सिंगुलर होगा, अगर एक ढेर की बात करें तो वो क्या हो गया, ग्रेना, और एक से ज्यादा की बात करें तो वो क्या है, ग्रेना है, ग्रेना है। तो ये जो ग्रेनम है, सिंगुलर और प्लूरल, ग्रेना जो है ये फ्लोट कर रहे होते हैं, तैर रहे होते हैं क्लोरोप्लास्ट के अंदर फ्लूइड में, और इस फ्लूइड को क्या कहते हैं, स्ट्रोमा। इस फ्लूइड को क्या कहा जाता है, स्ट्रोमा कहा जाता है। ये है स्ट्रक्चर क्लोरोप्लास्ट का। अब इंपॉर्टेंट काम क्या है क्लोरोप्लास्ट का, क्लोरोप्लास्ट की वजह से ही सेल्स क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस, यानी प्लांट जो है अपनी फूड खुद बनाता है। कैसे, एनवायरनमेंट से, एयर से, हवा से कार्बन डाइऑक्साइड लेकर, अपनी जो रूट्स हैं उनसे वो वाटर ऑब्जॉर्व करता है, सनलाइट की मौजूदगी में अपने लिए ग्लूकोज यानी फूड, और इसके अलावा जो है ऑक्सीजन बनाता है। ग्लूकोज यानी फूड जितनी उसको ज़रूरत है वो यूज़ कर लेता है, एक्स्ट्रा ग्लूकोज को वो स्टोर कर लेता है, फूड को स्टोर कर लेता है नेक्स्ट टाइम के लिए, और ऑक्सीजन भी बनाता है फोटोसिंथेसिस में। ऑक्सीजन, जितनी ऑक्सीजन उसको चाहिए होगी प्लांट को, उतनी ऑक्सीजन को वो यूज़ कर लेगा, और एक्स्ट्रा ऑक्सीजन को वो एनवायरनमेंट में रिलीज करता है। और फोटोसिंथेसिस आपने पिछली क्लास में भी पढ़ा, ऐसा प्रोसेस है जो सिर्फ सनलाइट की मौजूदगी में यानी दिन के वक्त होता है। अब प्लांट फोटोसिंथेसिस करते हैं, प्लांट फोटोसिंथेसिस इस वजह से करते हैं क्योंकि उनके सेल्स के अंदर एक ऑर्गेनेली यानी क्लोरोप्लास्ट होता है। अब क्लोरोप्लास्ट के ये जो थाइलाकॉइड्स हैं, इन थाइलाकॉइड्स के अंदर ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है, ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है जिसे क्लोरोफिल कहा जाता है, क्लोरोफिल कहते हैं इसे। यानी ये जो थाइलाकॉइड्स हैं इनके अंदर ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है, ग्रीन कलर होता है। इस ग्रीन पिगमेंट या ग्रीन कलर को क्लोरोफिल कहा जाता है, और ये क्लोरोफिल जो है ज़रूरी है फोटोसिंथेसिस के लिए। और
ये जो क्लोरोफिल है ये सिर्फ मौजूद होगा सिर्फ क्लोरोप्लास्ट में, यानी ये क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट में ये क्लोरोफिल मौजूद नहीं होता। प्लांट हमें ग्रीन इसी वजह से नजर आते हैं क्योंकि उनके सेल्स के क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या है, क्लोरोफिल मौजूद होता है। उसके बाद हम सेकंड टाइप देखते हैं प्लास्टिड्स की, वो क्या है, क्रोमोप्लास्ट। अब क्रोमोप्लास्ट में ग्रीन कलर का पिगमेंट नहीं होते, बल्कि इसके अंदर ब्राइट कलर्स के रंग बिरंगे जो हैं कलर्स मौजूद होते हैं क्रोमोप्लास्ट में। अब क्रोमोप्लास्ट ऑर्गेनेली जो है ये प्लांट के फ्लावर्स में, प्लांट के फ्रूट्स के सेल्स में होते हैं। रिपीट कर रहा हूँ स्टूडेंट्स, जो क्रोमोप्लास्ट ऑर्गेनेली है ये प्लांट के फ्रूट्स के सेल्स में, इसके अलावा प्लांट के फ्लावर्स के सेल्स में मौजूद होते हैं। चूंकि क्रोमोप्लास्ट के अंदर डिफरेंट पिगमेंट्स होते हैं तो फ्रूट्स को डिफरेंट कलर देना, फ्लावर्स को डिफरेंट कलर देना रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, क्रोमोप्लास्ट की है। अब फ्रूट्स और फ्लावर्स जो हैं डिफरेंट कलर्स के होने की वजह से जो हैं ये अपना रोल प्ले करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, यानी प्लांट जो है पोलिनेशन करता है। पोलिनेशन एक मेथड है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, और वो प्लांट के फ्रूट्स नहीं फ्लावर्स करते हैं, और फ्लावर्स जो हैं वो डिफरेंट कलर्स के होंगे जिसकी वजह से जो है डिफरेंट इंसेक्ट्स हो गए, डिफरेंट बर्ड्स जो हैं इन फ्लावर्स की तरफ क्या होते हैं, अट्रैक्ट होते हैं। पोलिनेशन प्रोसेस या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो प्रोसेस है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स जो प्रोसेस है, ये 10th बायो के टॉपिक्स हैं, तो ये तब पढ़िएगा जब आप 10th में जाएंगे इंशाल्लाह। उसके बाद थर्ड टाइप क्या है प्लास्टिड्स की, ल्यूकोप्लास्ट है। अब ल्यूकोप्लास्ट क्या है, कलरलेस हैं, यानी इनके पास कोई पिगमेंट नहीं होता, इनका कोई कलर नहीं होता। अब ये किन सेल्स में मौजूद होते हैं ल्यूकोप्लास्ट? ल्यूकोप्लास्ट प्लांट के उन पार्ट्स के सेल्स में होते हैं जहां पर फूड ने स्टोर होना होता है। मिसाल के तौर पर रूट्स, स्टेम, तना, इसके अलावा ब्रांचेस। रूट, स्टेम और ब्रांचेस में फूड स्टोर होती है, एक्स्ट्रा फूड। तो एक्स्ट्रा फूड उन पार्ट्स में इस वजह से स्टोर होती है क्योंकि इन पार्ट्स के जो सेल्स हैं वो ल्यूकोप्लास्ट रखते हैं, और ल्यूकोप्लास्ट का काम हकीकत में दरअसल क्या है, फूड को स्टोर करना। उसके बाद स्टूडेंट हम देख लेते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। जिस तरह हमने प्लास्टिड्स देखा, प्लास्टिड्स डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेली है, इसी तरह माइटोकॉन्ड्रिया भी क्या है, डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेली है। इसके गिर्द भी 2 मेम्ब्रेन्स होती हैं, और ये माइटोकॉन्ड्रिया ऑर्गेनेली जो है सिर्फ यूकैरियोटिक सेल में पाया जाता है। इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया का क्या है, 2 मेम्ब्रेन से बना हुआ है। तो मैंने देख लें आपके यहाँ पर लिख दिया है कि आउटर मेम्ब्रेन जो है, बाहर वाली मेम्ब्रेन जो है, इसे हम आउटर मेम्ब्रेन कहते हैं, और ये जो आउटर मेम्ब्रेन है ये प्लास्टिड्स यानी क्लोरोप्लास्ट की आउटर मेम्ब्रेन की तरह ही क्या है, स्मूथ है, हमवार है। लेकिन इसकी जो इनर मेम्ब्रेन है वो इनफोल्ड हुई है, अंदर की तरफ दबी हुई है। यहाँ पर आपको नजर आ रहा होगा, देखें ये क्या है, इनर मेम्ब्रेन। यहाँ देखें, यहाँ पर, 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 यहाँ, इस तरफ और इस तरफ। ये देखें यहाँ पर जो इनर मेम्ब्रेन है वो अंदर की तरफ इनफोल्ड हुई है, अंदर की तरफ दबी हुई है। इस इनफोल्डिंग को, अंदर की तरफ दबे होने को क्या कहते हैं, इस कंडीशन को क्या कहते हैं, क्रिस्टा। इस कंडीशन को क्या कहा जाता है, क्रिस्टा। और इनर मेम्ब्रेन के अंदर जो फ्लूइड होता है उसे मैट्रिक्स कहा जाता है। इस फ्लूइड को क्या कहा जाता है, मैट्रिक्स कहते हैं। ये तो है स्ट्रक्चर स्टूडेंट्स माइटोकॉन्ड्रिया का। अब माइटोकॉन्ड्रिया का फंक्शन क्या है, इंपॉर्टेंट तरीन फंक्शन है।
और इस फंक्शन की वजह से ही, जो भी मैं आपको बताऊंगा, माइटोकॉन्ड्रिया को सेल का पावर हाउस कहा जाता है। सेल के लिए एनर्जी का सबसे बड़ा जरिया माइटोकॉन्ड्रिया को माना जाता है। क्यों माना जाता है वो देख लेते हैं। और ये जो मैंने आपको बात बताई है कि सेल का पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया है, ये बात आपने याद रखनी है, क्योंकि ये बुक में नहीं दिया गया। नेक्स्ट क्लासेस में अगर आप बायो सब्जेक्ट चूज करेंगे तो उसमें आप ये माइटोकॉन्ड्रिया को और डिटेल में पढ़ेंगे। तो इसका फंक्शन क्या है माइटोकॉन्ड्रिया का? माइटोकॉन्ड्रिया सेल के लिए रेस्पिरेशन करता है, यानी सेल्स गैसेस एक्सचेंज करते हैं, सेल्स ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं। ऑक्सीजन का लेना या और कार्बन डाइऑक्साइड का रिलीज करना यानी गैसेस एक्सचेंज माइटोकॉन्ड्रिया का काम है। इसी वजह से इसे सेल का पावर हाउस कहा जाता है। अब एक इंपॉर्टेंट काम होने की वजह से माइटोकॉन्ड्रिया जो है अपना डीएनए रखता है। इसका अपना डीएनए होगा, जिस तरह न्यूक्लियस के अंदर डीएनए होते हैं, और इसके अलावा इसके पास राइबोसोम्स भी होते हैं। उसके बाद स्टूडेंट्स हम नेक्स्ट ऑर्गेनेली देखते हैं जिसे ईआर कहा जाता है। ईआर शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं, फुल फॉर्म पूरा नाम इसका क्या है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नेटवर्क है, यानी सेल के अंदर काफी मिकदार में मौजूद होते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इनका स्ट्रक्चर इस तरह का है कुछ, देखें ये बिल्कुल राउंड नहीं होते, बिल्कुल गोल नहीं है, बल्कि क्या है, थोड़े से ये लंबे हैं। नीचे से आप देखें, जिस तरह मेरा हाथ ये देखें नीचे से बंद है, लेकिन ऊपर से ये थोड़े से क्या होते हैं? ओपन होते हैं। ठीक है, थैली नुमा स्ट्रक्चर है, सैक जिस तरह थैली होती है उसी तरह का ये स्ट्रक्चर है। यहाँ पर देखें, अगर एक रफ सी डायग्राम बनाई जाए तो वो कुछ इस तरह होगी इसकी। आप ये देखें, ये इसका क्या है? ओपनिंग हो गई, माउथ हो गई, और ये जो है इसका नीचे क्या है? बॉटम है। अब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है ये दो तरह के हैं। इसका फंक्शन इस वजह से नहीं मैंने बताया एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का अभी, क्योंकि इसकी जब हम दो टाइप्स देखेंगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की, तो दो टाइप्स के बारे में पढ़ लेते हैं, उनका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं और उनका फंक्शन देखेंगे, तो फिर आपको जो है ये टॉपिक क्लियर हो जाएगा। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की दो टाइप्स हैं, एक को रफ ईआर RER कहते हैं, और दूसरी क्या है? SER। देखें, एक टाइप क्या है? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, पूरा नाम क्या है? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और शॉर्ट फॉर्म में मैंने यहां पर लिखा हुआ है RER। दूसरी टाइप SER, शॉर्ट फॉर्म, पूरा नाम क्या है? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, अब सबसे पहले वाली डिस्कस करते हैं रफ ER, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब देखें, नाम ही हमें थोड़ा सा मफहूम बता रहा है इस टाइप का। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ का मतलब है, रफ का मतलब है नाहमवार, खुरदरा। ठीक है, जो स्मूथ ना हो, खुरदरा हो, प्लेन बिल्कुल ना हो। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रफ इसी वजह से है, इनकी सरफेस इसी वजह से रफ है क्योंकि इन पर जो है अटैच होते हैं राइबोसोम्स, इन पर राइबोसोम्स अटैच होते हैं। और राइबोसोम्स हमने लास्ट वीडियो में देख लिया था। राइबोसोम्स ऐसे ऑर्गेनेल्स हैं जिनका फंक्शन क्या है? प्रोटीन सिंथेसिस है, प्रोटीन्स बनाना। राइबोसोम्स का काम क्या है? प्रोटीन फॉर्मेशन या प्रोटीन सिंथेसिस। चूंकि ये राइबोसोम्स अटैच हैं रफ ईआर की साथ, रफ ईआर की सरफेस पर, इसी वजह से रफ ईआर यानी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का जो फंक्शन है वो क्या है? प्रोटीन सिंथेसिस है। अब देखें, रफ ईआर
के स्ट्रक्चर का बिल्कुल अगर हम उल्ट करेंगे तो वो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का स्ट्रक्चर होगा। अब स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है इसकी जो सरफेस है वो स्मूथ होती है, प्लेन होती है, जबकि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की सरफेस रफ थी, वो स्मूथ नहीं थी। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की जो सरफेस है वो स्मूथ होती है क्योंकि इस पर जो है वो राइबोसोम्स अटैच नहीं होते। चूंकि इस पर राइबोसोम्स अटैच नहीं है इसलिए इनकी जो सरफेस है वो क्या है, प्लेन है, साफ है। और राइबोसोम्स अटैच नहीं है तो इसलिए इनका काम प्रोटीन सिंथेसिस नहीं है, बल्कि इनका काम क्या है, लिपिड मेटाबॉलिज्म है, लिपिड मेटाबॉलिज्म है। और इसके अलावा इनका एक फंक्शन ये भी है कि कोई टॉक्सिक मटेरियल अगर सेल के अंदर आ गया है तो उस टॉक्सिक मटेरियल यानी जहरीला मादा सेल के अंदर आ गया है तो उस जहरीले मादे को बेअसर करना, उसकी जो जहरपन है उसे ख़त्म करना, ये काम है किसका, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज हमने 3 ऑर्गेनेलीज के बारे में पढ़ा है, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड्स और प्लास्टिड की टाइप्स, इसके अलावा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस इनमें बनते हैं, मैं वो आपको मार्क करवा देता हूँ और उसके बाद फिर हम नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू टॉपिक के साथ मिलेंगे। इसमें आप आए पेज नंबर 62 पर। पेज नंबर 62 पर जो है सबसे ऊपर माइटोकॉन्ड्रिया की हेडिंग दी हुई है। माइटोकॉन्ड्रिया को सिंगुलर का, माइटोकॉन्ड्रिया का सिंगुलर क्या है, वाहिद क्या है, माइटोकॉन्ड्रियन है। माइटोकॉन्ड्रिया की हेडिंग दी हुई है। इसकी पहली जो 2.5 लाइंस हैं सेंटर्स तक, यानी पहला जो पैराग्राफ है वो माइटोकॉन्ड्रिया की डेफिनेशन है। उसके बाद सेकंड पैराग्राफ में एक इम्पोर्टेंट डेफिनेशन आ रही है, रीड भी कर देता हूँ और फिर आपको वो मार्क करवा देता हूँ। द आउटर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इज स्मूथ बट द इनर membrane forms many enfoldings called crista in the inner mitochondrial matrix। यहाँ तक जो है आप क्रिस्टा की डेफिनेशन करेंगे। अच्छा, इससे ऊपर जो फर्स्ट पैराग्राफ था उसमें मैंने आपको माइटोकॉन्ड्रिया की डेफिनेशन करवाई थी और उसमें अगर आप सेकंड लाइन पर देखें तो वो फंक्शन भी है किसका, माइटोकॉन्ड्रिया का। दीज आर द साइट्स ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन एंड आर द मेजर एनर्जी प्रोडक्शन सेंटर्स। ये फंक्शन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया भी है और ये जो पूरा पैराग्राफ है ये व्हाट इज़ माइटोकॉन्ड्रिया इसकी भी डेफिनेशन है। जब शॉर्ट में आए तब भी आपको ये फिगर बनानी पड़ेगी। उसके बाद इस फिगर के नीचे आप देखें, माइटोकॉन्ड्रिया हैव देयर ओन डीएनए एंड राइबोसोम्स। ये जो है एमसीक्यूज के तौर पर आ सकता है कि माइटोकॉन्ड्रिया के पास अपना डीएनए होता है और अपना राइबोसोम्स होता है। इसके अलावा द राइबोसोम्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया आर मोर सिमिलर टू बैक्टीरियल राइबोसोम्स देन द यूकैरियोटिक राइबोसोम्स। अब जो माइटोकॉन्ड्रिया का जो राइबोसोम्स है वो बैक्टीरियल राइबोसोम्स से मिलता जुलता है बनिस्बत यूकैरियोटिक राइबोसोम्स के। उसके बाद स्टूडेंट हेडिंग दी हुई है प्लास्टिड्स की। प्लास्टिड्स की जो पहली 1.5 लाइंस है, अल्जी तक प्लास्टिड्स की डेफिनेशन कर लीजिएगा, प्रोटिस्ट अल्जी तक लिखा हुआ है। उसके बाद अब सेकंड पूरा जो पैराग्राफ है ये क्या है, स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट, या इसके अलावा ये फंक्शन ऑफ क्लोरोप्लास्ट भी है क्योंकि फंक्शन इसका बनेगा 4th लाइन से। फिगर 4.14 लिखा हुआ है, इसके आगे वर्ड है क्लोरोप्लास्ट आर दी साइड्स। यहाँ से लेके लास्ट वर्ड है इस पैराग्राफ का थाइलाकॉइड ऑफ ग्रेना, यहाँ तक फंक्शन बनेगा क्लोरोप्लास्ट का। और ये पूरा जो पैराग्राफ है ये स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ क्लोरोप्लास्ट है। नेक्स्ट पेज पे इसकी फिगर दी गई है। इसके नीचे वाला पैराग्राफ 3 लाइंस हैं जिसमें बोल्ड राइटिंग में आपको क्रोमोप्लास्ट लिखा हुआ नज़र आ रहा है। ये क्रोमोप्लास्ट की डेफिनेशन है। इसके बाद ल्यूकोप्लास्ट इस पेज पर लास्ट लाइन है और नेक्स्ट पेज की फर्स्ट लाइन है, ये ल्यूकोप्लास्ट की डेफिनेशन है और इसका फंक्शन है। फिगर आपको कंपल्सरी बनानी पड़ेगी जब वो क्लोरोप्लास्ट लॉन्ग में देगा या वो
पूरा ही लॉन्ग में दे देगा, एक्सप्लेन प्लास्टिड्स विद फिगर। उसके बाद एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दिया गया है, इसकी फर्स्ट 1.5 लाइंस जो हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के डेफिनेशन कर लेंगे, फिर उसके बाद रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये सारा करना है शॉर्ट के तौर पर, और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये भी सारा करना है। अब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की जो डेफिनेशन है वो आने के चांसेस थोड़े से कम है, क्योंकि ज़्यादातर जो है क्वेश्चन आता है डिफरेंस का स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में फ़र्क का, और इसकी जब ये कंपैरिजन आए या डेफिनेशन आए तो आपको इसकी जो फिगर है वो भी बनानी पड़ेगी। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम कुछ और ऑर्गेनेलिस पढ़ेंगे। तब तक मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।